नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो आज कुछ खास और अलग बातें होने जा रही हैं शो पर। वो ऐसे कि रोज हम बात करते हैं कोरोना पर, कोविड पर और उसके समाधान, आगे की परिस्थितियों, इन सब पे बात करते हैं। लेकिन एक जो आर्थिक मोर्चा है जिस पर भी बात हुई है लेकिन उतनी ज़्यादा बात नहीं हुई, आज एक मौका फिर बन पड़ा है क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है और मौका दिया है कि हम इस पर फिर से बातचीत करें। तो आरबीआई ने एक बार फिर इकोनॉमी को बूस्टर दे दिया है। रेपो और रिवर्स रेपो रेट को घटाकर आरबीआई ने कोरोना के खिलाफ आर्थिक मोर्चे पर चल रही लड़ाई में एक बड़ा निशाना लगाया है। इतना ही नहीं, लोगों को राहत देते हुए आरबीआई ने कर्ज चुकाने के मामले में भी 3 और महीनों की मोहलत या राहत दे दी है। इससे पहले वित्त मंत्री ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज को देकर अपना काम ऑलरेडी कर दिया था। तो अब देखना यह है कि एक के बाद एक आ रहे इन बूस्टर डोजेस से इकोनॉमी की सेहत कितनी बेहतर होती है। क्या अभी तक जो भी किया गया वो इन परिस्थितियों में पर्याप्त है? मदद के लिए जिन सेक्टर्स को प्राथमिकता दी गई है वो किस हद तक इकोनॉमी की मदद करेंगे और कौन से सेक्टर्स हैं जो वंचित रह गए, और इन सभी उपायों का पूरा फायदा उठाने के लिए अब आगे क्या करना होगा? क्योंकि उपाय तो हो गए लेकिन क्या हम उनका पूरा फायदा उठा पाएंगे, इस पर भी एक नजर रहेगी। तो आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ खास मेहमान। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम, बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व ईडी आर के बख्शी साहब, मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा, ऑयस्टर कैपिटल के सीईओ अतुल जोशी, बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर ए.के. भट्टाचार्य और मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी जो आज मेरे साथ इस शो को होस्ट भी कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं ए.के. भट्टाचार्य साहब से। एक संपादकीय टिप्पणी हो जाए। सर, आज का जो उपाय है आरबीआई की तरफ से, उन्होंने क्रेडिट पॉलिसी का इंतजार नहीं किया और आज ही आकर एक राहत का ऐलान किया। रेपो रिवर्स रेपो रेट दोनों को काटा, आपको मॉरिटोरियम का पीरियड बढ़ाकर दिया और बहुत सारे और छोटे मोटे राहत के ऐलान उन्होंने किए। इस कदम को आरबीआई के, और अगर कलेक्टिवली देखें जो अब तक सरकार ने किया, आप कैसा देखते हैं? इन परिस्थितियों में ये कदम कैसे देखे जाएंगे? देखिए, एक पुरानी एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मिंट रोड के अंदर एक कहावत है कि जब कोई अच्छी खबर हो वो आप सरप्राइज से दीजिए, उससे आपको इम्पैक्ट शायद ज्यादा मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर साहब ने वही कहावत को मानने की कोशिश की। उन्होंने एक अनशेड्यूल्ड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग के बाद उन्होंने ऐलान किया कि 40 बेसिस पॉइंट्स का और रिडक्शन होगा रेपो रेट में। पर साफ ये है कि मार्केट जो है, इससे आश्चर्य नहीं हुआ कुछ, क्योंकि मार्केट को शायद और भी चीजें चाहिए जिससे कि वो इस कोविड-19 के इम्पैक्ट को हम ओवरकम कर सकें। दूसरी बात जो मैं कहूँगा कि अगर आप इसको अगर ठीक तरह से आप देखें तो ये एक जो 2 महीने में आप देखेंगे कि जो टोटल जो कॉस्ट ऑफ फंड की जो एक रियायत दी गई है कि जो कॉस्ट ऑफ फंड घटाने की, वो 115 बेसिस पॉइंट का नहीं है। एक्चुअली अगर आप ऑपरेटिंग अगर रेट देखें, वो आजकल हम रिवर्स रेपो को मानेंगे, वो देखें तो करीबन 180 बेसिस पॉइंट्स की छूट मिली है पिछले 2 महीनों में। तो मैं ये मानता हूं कि एक ऐसी एक जो आपदा को जूझने के लिए ये एक काफी बोल्ड स्टेटमेंट है, बोल्ड इनिशिएटिव है। उसके साथ साथ जैसे आपने कहा कि मॉरिटोरियम का भी बढ़ा दिया गया है। और इस असेसमेंट में 2 ऐसे चीज हैं जो मैं समझता हूं कि हमें और भी महत्वपूर्ण है। वो है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का असेसमेंट से साफ है कि भारत की अर्थनीति का जो वृद्धि दर है, वो लगता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुमान में ही लगता है कि वो नेगेटिव जाएगा। अभी तक का जो एक सरकारी तौर से एक आशा का संचार कर रहे थे कि नहीं भाई 2-3% आ सकता है, पर आज खुलासा कर दिया गया है कि वो नेगेटिव रह सकता है। नेगेटिव
रेट ग्रोथ होगा। और दूसरी बात में एक चिंताजनक बात जो है कि जो इन्फ्लेशन रेट का जो फोरकास्ट किया गया है, वो लगता है कि अगले पहले 6 महीने में शायद समस्याजनक हो, और उसके बाद में थोड़ी बहुत एक इन्फ्लेशन की तौर से एक मंदी आ सकती है। वो अर्थनीति के लिए शायद आप अच्छा भी कह सकते हैं, बुरा भी कह सकते हैं, डिपेंड करता है आप किस तरह से आप देख रहे हैं। राइट। तो पूरी तौर से मैं मानता हूं कि एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तरह से उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है। और भी कदम मेरे ख्याल से उठाने चाहिए। उसके बारे में हम जी सर, ठीक है, उस पर हम और डिटेल में बात करते हैं। मैं अजय बग्गा साहब के पास जाता हूँ। बग्गा साहब, आपका एक पर्सनल व्यू तो बताइएगा ही, क्योंकि कई बार आपसे इन मुद्दों पे बात होती है सीधी सीधी, और साथ में ये भी जैसे भट्टाचार्य जी कह रहे थे कि सब कुछ रहा लेकिन बाजार को बात उतनी रास नहीं आई, उम्मीद है वहां कुछ और ज्यादा है। जी विपिन जी, देखें तो आज वैसे माहौल काफी खराब था बाजारों का, इंटरनेशनल सिचुएशन के कारण। जो अमेरिका और चीन में जो इश्यूज पनप रहे हैं, हांगकांग को लेके, हांगकांग का बाजार 6% डाउन था। तो पूरे एशियाई बाजार, यूरोपीय बाजार, यूएस फ्यूचर्स सब नीचे थे। तो उम्मीद तो यही थी कि भारत भी नीचे रहेगा आज। तो एक तो ये बैकग्राउंड है। दूसरा है कि अब आज क्यों मायूसी हुई बाजार को। एक तो भट्टाचार्य साहब ने जैसे कहा, ये नेगेटिव जीडीपी जो बात की, और आरबीआई का थिंक टैंक रहता है, काफी उनके पास सक्षम रिसर्चर्स हैं। तो अगर आरबीआई नेगेटिव कह रहा है, गोल्डमैन ने ऑलरेडी 5% नेगेटिव बोला था, नोमुरा ने 5% बोला है, केयर रेटिंग ने लगभग 1.5 से 2% नेगेटिव बोला है, पर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और आईएमएफ अभी भी 1 से 2% पॉजिटिव की बात कर रहे थे। तो वो थोड़ा सा बाजार को मायूसी हुई। दूसरा था, रेट कट तो काफी वेलकम है, बट उसका ट्रांसमिशन और जो इश्यू आ रही है कि क्रेडिट ग्रोथ नहीं हो रहा है। क्रेडिट अगर आप देखें तो लगभग 1,30,000 करोड़ का क्रेडिट कम हुआ है इकोनॉमी के अंदर जाना, जबकि आपके डिपॉजिट्स 10% से ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो बैंकर्स रिस्क अवर्स हैं, उसके लिए कुछ आपको चाहिए था मेजर्स। तीसरा, उम्मीद थी कि कुछ बात चलेगी बैड बैंक की तरफ, ताकि बैंक से जो ये एनपीएस का पूरा भूत है बैंक्स के सर पे, वो एक दूसरे एसपीवी में डाल दिया जाए। और चौथा था जो आईएलएफएस जैसे सितंबर 18 से वो केस चल ही रहा है। अब देखिए, बजाज फाइनेंस ने जब अपने रिजल्ट्स पिछले हफ्ते जारी किए, तो क्लियरली उन्होंने भी कहा कि एक बड़े अकाउंट पे हम राइट ऑफ अब ले रहे हैं, हम भी थक गए हैं। तो ये एनबीएफसीज का इशू जो रिजॉल्व नहीं हो रहा है, स्टेप्स काफी लिए गए हैं, बट एक्चुअल ऑन द ग्राउंड लिक्विडिटी की बहाली नहीं की जा रही जी। और फाइनली था, अब उम्मीद आरबीआई से थी कि सरकार ने बहुत अच्छे कदम लिए हैं, बट वो मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, सप्लाई साइड और रिफॉर्म कदम है। इमीडिएट कदम सिर्फ वो 40,000 मनरेगा या थोड़ा बहुत और जो राहत पहुंचाने की बात है, बट टैक्स कट्स या फिस्कल स्टिमुलस के तौर पे बाजार में मायूसी थी। तो आज का जो मॉनेटरी पैकेज भी था वो बहुत क्लासिकल रेट कट ही था, और वो वेट करते हैं। अब विपिन जी, ये रेट कट इकोनॉमी में मूव करने में, नॉर्मल इकोनॉमी में 9 महीने लग जाते हैं, 9 से 10 महीने लगते हैं रेट कट आने में। ये इकोनॉमी है जहां पे आप लॉकडाउन के कारण बहुत हेवीली क्षतिग्रस्त एक इकोनॉमी है, बदहाली में है। इसमें आपको बहुत एक इन्वेंटिव पॉलिसी की जरूरत थी जो आज नहीं थी। ठीक है, तो ये कारण थे जी। ठीक है, मैं नीरज जी आपके पास आता हूं। बग्गा साहब जो कह रहे हैं कि एक पॉइंट उसमें यह है कि आपको अभी चाहिए एक हाई डोज इंजेक्शन और एक रेगुलर पिल आपको दी गई है, एक डोज आपको दिया गया, ये अंतर उन्हें महसूस हो रहा है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि अच्छी बात है, जो कदम है वो तो स्वागत योग्य है, लेकिन फिलहाल ज्यादा बड़ी दवा की जरूरत है? विपिन, देखिए, रेट कट से क्या होगा, डिसबर्सल का एक इशू है, लेकिन इसको आप इस तरह से समझिए कि आरबीआई ने रेट कट किया और उसके साथ मोरेटोरियम बढ़ा दिया।
3 से बढ़ा के 6 महीने कर दिया, और एक ग्रुप के ऊपर एक्सपोजर आप 25 से बढ़ा के 30% तक कर रहे हैं। यानी आप मान के चल रहे हैं कि 2-3 महीने में ये कोविड की समस्या एकदम खत्म हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा डिले करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इसके उलट डैमेज हो चुका है। उस डैमेज की भरपाई कैसे करेंगे इसका कोई सवाल नहीं है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको कोई कर्ज दूं और आप किसी मुसीबत में फंस जाए तो मैं आपसे कहूँ अच्छा 3 महीने बाद दे दीजिएगा, लेकिन उस 3 महीने के दौरान आपका इतना नुकसान हो चुका है कि आपके हैंड टू माउथ की स्थिति है, तो मेरे उस मोरेटोरियम का या उस लोन को आगे बढ़ा देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो बग्गा जी कह रहे हैं, जो AKB सर ने कहा, उसका मतलब मुझे ये समझ में आता है कि इस वक्त तुरंत आपको कुछ ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत है जिससे वाकई स्टिमुलस आए। इकोनॉमिक पैकेज नहीं, स्टिमुलस पैकेज की ज़रूरत है जो इसको फ्यूल कर सके इकोनॉमी को। अब वो कैश के रूप में आप हाथ में देंगे या इंटरेस्ट सबवेंशन देंगे या SMEs के लिए आप पूरी 2 लाख करोड़ की लोन माफ़ी करेंगे, मुझे नहीं पता। ये तरीका बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट सोचें, लेकिन जो अभी किया जा रहा है वो सिर्फ लोन मेला के सिवा कुछ नहीं है। जी, जफर साहब के पास जाना ही होगा। जफर साहब, तो 3 हमारे एक्सपर्ट्स की बात आपने सुनी, अच्छी बात है, स्वागत सब कर रहे हैं RBI के कदम का, या पहले जो भी तमाम चीज़ें की गई हैं, हम बड़ा राहत पैकेज लेकर आए, लेकिन अभी भी सबको ये महसूस हो रहा है कि जो इस वक्त की नीड है, जो अभी की आवश्यकता है, जितनी तुरंत राहत चाहिए और जिस तरह की राहत चाहिए, आपको बिल्कुल अब एक सिरिंज डाल के वो देना पड़ेगी दवाई, वो शायद अभी भी नहीं हुआ है। देखिए, मैं पहले जैसा बग्गा साहब ने कहा, उन्होंने 5-6 चीजें बताई उन्होंने, और उसके सब के बारे में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उन्होंने पहले जो अपने रिमार्क्स लिया, आज का जो मार्केट में जिस तरह का ग्लोबल मार्केट और ग्लोबल मार्केट जो इकोनॉमिक कंडीशन है, वो आपसे नहीं छुपी है, हमसे नहीं छुपी है, पूरी दुनिया देखे, और हर जगह हर देश में किसी तरह की प्रॉब्लम, और उसमें जो बेस्ट समाधान हो सकता है, भारत सरकार जो प्रोएक्टिवली, RBI भी आज प्रोएक्टिव होके जो भी उन्होंने अनाउंसमेंट किए, वो सब ऐसे अनाउंसमेंट है जिसके लिए कुछ लोग तो मार्केट में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इमीडिएटली अभी पहले राहत दी गई है इंटरेस्ट रेट में, फिर से क्या राहत दी जाएगी इतना जल्दी, लेकिन बैक टू बैक आपको राहत दी गई। मोरेटोरियम भी बढ़ाया, कई और ऐसे अच्छे अहम फैसले लिए जो फायदे जो इंडस्ट्री के हित में है, बिजनेस के हित में, और एक्सपेक्टेशन के साथ है। कुछ लोग रिस्ट्रक्चरिंग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन चूंकि अभी भी लॉकडाउन का पूरा इम्पैक्ट देखा नहीं गया है, इसलिए रिस्ट्रक्चरिंग इस वक्त मुझे नहीं लगता कि कोई सही डिसीजन होता, इसलिए RBI ने सही किया कि अभी रिस्ट्रक्चरिंग पे ज्यादा कोई न टिप्पणी किया, ना उसके बारे में कोई ऐसा सोच किया। बिल्कुल सही समय पे वो उसके बारे में भी सरकार सोचेगी। लेकिन सरकार ने देखिए, 2 चीज सरकार के लिए अहम है। सरकार के लिए अहम है कि इस तरह से मॉनेटरी साइड में इतना ऐसे डिसीजन ले ताकि लिक्विडिटी बहुत रहे सिस्टम में, काम जो है फिर से वो स्टार्ट हो जाए। जिस तरह से आपने MSME के लिए 3 लाख करोड़ का जो आपने सब बिल्कुल गवर्नमेंट गारंटीड लोन दे दिया है, उस तरह से और भी, बल्कि सबऑर्डिनेटेड डेट और भी जो मेजर्स लिए, मतलब मॉनेटरी साइड में बिल्कुल ज्यादा जो स्टिमुलस, मॉनेटरी और फिस्कल दोनों, फिस्कल साइड में आपने जो मनरेगा में दिया, और भी बहुत सारे अहम फैसले लिए। गरीब लोगों के लिए जो टारगेटेड लोग हैं उनके लिए फिस्कल स्टिमुलस बहुत जरूरी था, इसलिए हम लोगों ने किया। अब मैं पूछता हूँ, ऐसे सिचुएशन में अगर आपके पास, किसी के पास भी पैसा अगर आ जाता है, मैं मिसाल के तौर पे बोल रहा हूँ, तो शायद वो पैसा सेव कर लेगा, वो मार्केट में जो कहते हैं डिमांड आएगा, उससे डिमांड नहीं आएगा। कॉर्पोरेट टैक्स कट कर दिया गया है, पहले ही करके काफी राहत पहुंचाएगी। और आपको ये बताते हैं 1.5 करोड़ लोग इंडिया में टैक्स देते हैं, उसमें से ज्यादातर लोग जो है वो 20 लाख की सैलरी के आसपास है, उनकी जो है एवरेज सैलरी, और 20 लाख की सैलरी वालों के अगर एवरेज वेटेड एवरेज जो इफेक्टिव रेट जो टैक्स रेट है वो 12% आती है। तो आप खुद सोचिए कि कहाँ पर हेडरूम है आपको टैक्स पर राहत देने की। 20% जो 20 लाख वाले जो इनकम वाले लोग हैं उसमें 12% इफेक्टिव टैक्स रेट है, और ज्यादातर लोग जो है वो बड़ा जो चंक है वही 1.5 करोड़ जो टैक्स देने वाले उसकी आता है। तो सरकार ने बिल्कुल सफाई से अच्छा काम किया है, सारे अच्छे प्रोएक्टिवली डिसीजन ले रही है। सप्लाई साइड में बिल्कुल हर वो डिसीजन ले रही है जो सप्लाई साइड स्ट्रांग हो, और इन्वेस्टमेंट होगा तो निवेश होगा तो उससे जाहिर डिमांड भी बढ़ेगा, जॉब रहेगी तो डिमांड रहेगा। तो इसलिए पैसा देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जॉब क्रिएशन हो, जॉब्स रिस्टेन हो, और इसलिए इंडस्ट्री जो है उसको वो हर तरह का, चाहे इन्वेस्टमेंट हो या फिर जो राहत है लिक्विडिटी के तौर पे वो दिया जाए। तो सरकार की कोशिश है। देखिए, पैसा जो कह रहे हैं लोग कि पैसा ट्रांसफर कर दो तो वो डिमांड क्रिएट करेगा, बिल्कुल गलत सोचना है।
देखिए टारगेटेड हम कर रहे हैं, टारगेटेड जरूरी है इसलिए कि जिसको जरूरत है पैसे की, जिसके बिना नहीं काम चल सकता, उसके लिए 1,70,000 करोड़ का सरकार ने पैसा पहले ही राहत का पैकेज बनाया और मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी और 20% जो अभी 40,000 करोड़ जो इस बार अभी पिछले निर्मला जी ने उसका फिर से जो राहत पहुंचाई मनरेगा के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जीडीपी के बारे में, देखिए जब इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही तो किसी को सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि जीडीपी इस क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ नहीं होगा और आगे भी जो है अभी पूरा लॉकडाउन का इम्पैक्ट देखा नहीं गया, तो अगर ग्रोथ नहीं होता है तो ये बिल्कुल सही सोचना है, कोई इसमें गलत बात नहीं। आरबीआई ने जो सस्पेंड किया बिल्कुल सही दिया है। नहीं ठीक है, ये बात पहले भी एक बात और जो 4 बातें जो बग्गा जी ने बैड बैंक के बारे में वो कह रहे थे, देखिए बैड बैंक का एक सुझाव है, आईबीए ने भी सुझाव दिया है, लेकिन अभी उसका अभी सही समय नहीं आया, उस पर चिंता की जा रही है सरकार द्वारा। सही समय पर सही डिसीजन जो होगा सरकार लेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बैड बैंक परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं बैड बैंक का, इनपे पहले भी BIFR जैसी चीजें थी, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ उसके एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है, उसके प्रोस भी है, कॉन्स भी है, कुछ फायदा भी है, कोई नुकसान भी है, तो उसके लिए सरकार अभी उस पर चिंता कर रही है। अभी इसके बारे में कोई डिसीजन सरकार पुख्ता डिसीजन नहीं ली, इसलिए इस पर ज्यादा नहीं करना चाहता। जहां तक क्रेडिट की बात है, देखिए क्रेडिट ऑफटेक की बात उन्होंने की, क्रेडिट ऑफटेक होने के लिए सरकार ने कई ऐसे अहम फैसले सुनाए हैं। चाहे आप बैंक को देखिए, जो 100% गारंटी जो दिया है एमएसएमई को, किस लिए दिया है? ताकि क्रेडिट ऑफटेक 29 लाख करोड़ 30 लाख करोड़ का अगर एमएसएमई का आउटस्टैंडिंग लोन है, अगर उसके 15% लोन अगर आपको आज उसका सरकार जो है गारंटी कर रही है, तो 15% काफी बड़ा अमाउंट जो है वो बैंक इमीडिएटली लेंड कर सकती है और इसके लिए कोशिश की जा रही है। साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए एनबीएफसी सेक्टर के बारे में कहा बग्गा जी ने, दोनों हम एक ही बैंक में पहले काम कर चुके हैं, एक दूसरे को समझते हैं और हम समझते हैं कि जो आज मार्केट के हालात है वो भी समझते होंगे। एनबीएफसी जो है उसके अलग मुसीबत है, लेकिन हमने जिस तरह से एनबीएफसी को राहत पहुंचाई है, आप अनप्रेसिडेंटेड राहत पहुंचाई है, और एनबीएफसी के लोगों से अगर आज बात कीजिए जो आज से 1 महीना पहले सोच रहे थे और सोच में बिल्कुल फर्क पैदा हो गया है। तो लेकिन मैं और 5वीं आखिरी बात ये कहूंगा कि सरकार प्रोएक्टिवली डिसीजन ले रही है, ऐसा नहीं कि आज ये खत्म हो गया डिसीजन। ठीक है, क्योंकि सर इस्लाम साहब अभी हम और भी बातें करेंगे। बग्गा जी ने एक चीज और बताना, एक चीज और बस लास्ट 10 सेकंड उसका, कि आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आप छोटे बिजनेसमैन को या इसमें रेस्टोरेंट वाले को या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को या टूरिज्म सेक्टर को नहीं, देखिए उसका समय नहीं आया है। मैं ये नहीं कह रहा सरकार सपोर्ट नहीं करे, समय नहीं आया। अभी लॉकडाउन खुलने के बाद जब एक्टिविटी शुरू होगी तो उस पर भी सरकार चिंता करेगी। ठीक है, चलिए आपने बहुत विस्तार से जितने भी सवाल अभी तक हमारे पैनलिस्ट ने उठाया, आपने एक ही साथ उन सबका जवाब दे दिया। चलिए ठीक है, लेकिन एक सवाल अतुल जोशी साहब, जो बात बाकी लोगों ने रखी और अभी हमने सुना इस्लाम साहब को, इसको थोड़े दूसरे नजरिए से देखते हैं, और वो ये कि सरकार से उम्मीदें बहुत ज्यादा है, वक्त भी ऐसा है कि आप देखेंगे तो किसकी तरफ देखेंगे, लेकिन क्या सरकार भी उस स्थिति में है कि वो उतना डिलीवर कर सके जितनी हम उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि सरकार का भी अपना एक हिसाब किताब रहता है, तो क्या वो उस हिसाब किताब को ठीक से समझ पा रही है कि मैं क्या कर सकती हूं, किस स्थिति में कर सकती हूं और कितना कर सकती हूं? अतुल जी, शायद अतुल जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, तो चलिए ये सवाल लेके मैं बख्शी साहब के पास जाता हूं। बख्शी साहब, आप पूरी, हेलो, मुझे आपका प्रश्न नहीं सुनाई दिया। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था, मैं जोशी साहब ये पूछ रहा था कि आपने अभी तक की पूरी बात सुनी और सिलसिलेवार जफर साहब ने भी पूरा एक एक सवालों का जो सवाल बीच में उठे उनका जवाब दिया। मैं कह रहा हूं थोड़े इस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें कि सरकार जिसको ये सब कुछ कर रहे हैं, जिसकी तरफ हम देख रहे हैं, उसकी अपनी खुद की स्थिति क्या है? क्या एक तरफ ये चीज होगी कि उसने असेसमेंट शायद ठीक से नहीं किया है, जहां देना चाहिए था वहां नहीं दिया, कहीं ज्यादा दे दिया, या सरकार के भी अपने बाउंडेशन है, उनकी भी अपनी एक किताब है, उनकी भी अपनी एक अकाउंट बुक है, वो एक लिमिटेशन के आगे जाके शायद कर ही नहीं सकते? कैसे समझे इस स्थिति को? जरूर सी, बेसिकली एमएसएमई सेक्टर को अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने क्रेडिट गारंटीज ट्रस्ट के थ्रू गारंटी दी है, डायरेक्टली तो गारंटी दी नहीं है। सीजीटी एसएमई लगभग 20 साल से एग्जिस्टेंस में है, बैंकों ने उसको कभी गिना नहीं है कि उसकी गारंटी से लेके उन्होंने एमएसएमई को लेंडिंग दी हो। तो सबसे पहली बात कि वो गारंटी की कितनी इंपॉर्टेंस है, वो एक क्वेश्चन मार्क है। दूसरी चीज, बैंकर ने सपोज की गारंटी मान के दे भी दी
अगर डिफॉल्ट हुआ तो क्लैरिटी नहीं है कि डायरेक्टली सीजीटी पैसा देगी या पहले उसको रिकवरी प्रोसीडिंग्स करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा। तो बैंकर्स आज की तारीख में कंफ्यूज है कि मैं ये रिस्क क्यों लूं, कल उठ के मेरे ऊपर इंक्वायरी आएगी। तो आप देखिए कि कोई प्रोसेस नहीं कर रहा है गारंटी बेसिस के ऊपर। तीसरी चीज, अगर एमएसएमई की तरफ से देखें तो 6 महीने का मॉरेटोरियम, ये तो ऐसी बात है कि कोई आदमी डूब रहा है, आपने उसको एक बार हाथ देके पानी के बाहर निकाला, लेकिन आप उसको किनारे तक नहीं लेके आए, वो तो उसको डूबना ही है। तो या आज डूबे या 6 महीने के बाद डूबे, लेकिन वो तो डूबने ही है, क्योंकि एक्टिविटी चालू होते होते लगभग नवंबर दिसंबर हो जाएगा। आपको वर्किंग कैपिटल की इशू है, आपको लेबरर्स की इशू है, आपको जितने आपके डेटर्स की डिफॉल्ट हो रही है, एलसी डिवॉल्वमेंट हो रहा है, डेटर्स का पेमेंट नहीं आ रहा है, वर्किंग कैपिटल साइकिल आपकी खींच रही है, वो सारे इश्यूज तो है। तो बाय द टाइम आपका नॉर्मल ऑपरेशन हो वो नवंबर तक तो हो ही जाएगा। तो क्या आरबीआई ये सोच रही है कि 6 महीने में पूरा इंटरेस्ट हो जाएगा? अच्छा, 6 महीने का इंटरेस्ट इन्होंने फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन कर दिया, दैट मीन्स कि आप इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट देंगे, तो कहां से आएगा ये पैसा? तो मेरे हिसाब से जो भी एफर्ट किया गया है वो शायद दूसरी किस्त है, तीसरी किस्त आनी बाकी है आरबीआई की तरफ से। और जो सबसे अहम बात यह है कि जितने भी रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट्स है आज की तारीख में, वहां पे किसी भी जगह पे कोई क्लैरिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी अकाउंट 2019 में रिस्ट्रक्चर हुए हैं, तो 10% जो रिस्ट्रक्चर्ड अमाउंट है उसका 10% 12 महीने में देना होता है। अगर वो 12 महीने ये कोविड के पीरियड में आ रहा है तो कहां से देंगे रिस्ट्रक्चर्ड एसेट्स? उसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। रिस्ट्रक्चर्ड एसेट्स को फिर से एक अलग से रिलीफ देने का सवाल आ रहा है, उसके ऊपर आरबीआई को क्लैरिटी लानी चाहिए। या इसका ये बेसिकली मेरे हिसाब से हाफ हार्टेड अटेम्प्ट था आरबीआई का। अगर ये चीज तीसरे किस्त नहीं आती है तो मार्च 2021 में बैंकों के एनपीएल काफी बढ़ जाएंगे। तो ये एक सबसे बड़ा रिस्क मुझे आज की तारीख में दिख रहा है कि आरबीआई ने एफर्ट किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन हाफ हार्टेड है। ये लॉन्ग हॉल है, ठीक है, 2-3 महीने में इसका सोल्यूशन नहीं अपना। ठीक है। बख्शी साहब जो कह रहे हैं जोशी जी के एफर्ट तो अच्छा है और इस समय तो कोई भी एफर्ट वेलकम होगा, लेकिन आरबीआई ने जो किया वो हाफ हार्टेड है या पूरा नहीं है? क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे विंडो या लूप होल रह जाते हैं जिनके सवालों के जवाब चाहिए, या जो चीजें फंस गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो कह ही रहे थे कि सरकार गारंटी देने की बात कर रही है, लेकिन उस गारंटी पे क्या बैंक लोन देंगे या डिसबर्सल हो रहे हैं? मुझे ये तो नहीं पता कि अभी डिसबर्सल स्टार्ट हुए हैं या नहीं, क्योंकि अभी बैंकों में लॉकडाउन की वजह से कस्टमर्स की आवाजाही और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इतना एक्टिव नहीं होगा। कस्टमर्स को भी इतनी जल्दी अभी नहीं है, क्योंकि उनका वर्किंग कैपिटल साइकिल ज़्यादातर केसेस में स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस खुले नहीं हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ खुली नहीं हैं, तो उनका साइकिल स्टार्ट नहीं हुआ। और बैंकों को थोड़ा टाइम तो लगता है, पर ये मेरा मानना ये है कि बैंकों को जो गारंटी का प्रावधान सरकार ने किया है वो एक सब्सटेंशियल स्टेप है। उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो स्टेप में कोई दम नहीं है या उसकी वजह से कोई क्रेडिट नुकसान नहीं होगा। ये बैंकर्स की ही डिमांड थी कि हम क्रेडिट देने को तैयार हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि इस साल न केवल भारत की इकोनॉमी परंतु हर व्यवसाय की अपनी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो लॉस में जाने वाला है, इसलिए जो अगला अभी जो लोन दिया जाएगा 20% या जितना भी, वो एक तरह से फंडिंग ऑफ द लॉसेस होगा। तो बैंक्स इसमें काफी हेजिटेट को बिना वो फंडिंग ऑफ द लॉसेस कैसे करें जिसके कि वापस आने के चांसेस काफी कम होंगे। तो कोई उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता थी और वो सरकार ने गारंटी के द्वारा दिया है। मुझे ऐसा मानने में कोई हिचक नहीं है कि क्रेडिट का उठान जरूर होगा, क्योंकि बैंकों के उन एसएमईज और दूसरे कॉर्पोरेट के साथ में रिलेशनशिप है और वो भी चाहते हैं कि वो अकाउंट उनके ठीक चलें। अगर वो उनको इस समय सपोर्ट नहीं करते हैं तो वो अकाउंट, वो बिजनेस बिल्कुल बैठ जाएंगे। और भारत सरकार की गारंटी एक इस समय जिससे कि वो कैपिटल में भी सुविधा मिलेगी, जिससे कि बैंकों को एक साहस आएगा लोन देने का और अपने रिलेशनशिप में अपने कस्टमर को जिनके अकाउंट अभी तक स्टैंडर्ड हैं उनको देने में वो जरूर उठान होगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं। जी, ए.के. भट्टाचार्य,
अगर हम इस तरीके को देखें कि ठीक है आपने एक लिक्विडिटी उपलब्ध कराई, जो जफर साहब भी कह रहे थे और अभी बख्शी साहब ने भी उसको एक एंगल दिया, लेकिन क्या सिर्फ पैसा दे देना, लोन दे देना, जैसा नीरज जी कह रहे थे कि लोन मेले जैसा लगा, ये पर्याप्त है? आई मीन टू रन द होल इकोनॉमी, टू पुट इट इनटू द साइकिल अगेन? क्या इसके ऊपर भी कुछ और चीजें लगेंगी? पैसा आपने दे दिया, अब वो कितना, कैसा, क्रेडिट ऑफटेक, चलिए वो सारी बातें भी मान ली कि वो इन प्लेस हो जाएंगे, लेकिन क्या सिर्फ लोन दे देना, पैसा दे देना हर चीज का सॉल्यूशन होगा? देखिए, आपने जो सवाल उठाया है कि आपने रेपो रेट कम कर दिया, रिवर्स रेपो रेट कम कर दिया, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट को भी कम कर दिया, पर बैंक जो है, क्या बैंकिंग व्यवस्था क्या इसका फायदा उठाएगी? इसका मतलब क्या बैंकिंग व्यवस्था मार्केट में जाकर अपने जो नए लोन जो हैं, लोन की जो दरें हैं, इस नए दरों में क्या बैंक ये लोन देने की जो जोखिम होती है, रिस्क होती है, रिस्क लेगी? मुझे ये नहीं लगता वो रिस्क लेगी, क्योंकि इस वक्त हमारी अर्थनीति में एक बहुत बड़ा एक शॉक जो आया है वो एक डिमांड शॉक है, वो डिमांड नहीं है इस वक्त। तो अगर जैसे और किसी ने भी, वक्ता ने भी कहा था कि ये सारी जो पैकेज जो है, पैकेज में जो मोस्टली सप्लाई साइड मेजर्स हैं, जो डिमांड साइड मेजर्स की बहुत कमी दिखती है। तो जब तक ना आप ऐसी कोई मेजर अनाउंस करें जिसमें कि डिमांड बढ़ सके, मैं अब कह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए अगर कोई बड़ा सा अगर कैश ट्रांसफर स्पेसिफिक सेगमेंट के ऊपर कैश ट्रांसफर बोलिए या कोई टैक्स रिलीफ बोलिए, मैं ये नहीं मानता कि क्योंकि बजट में थोड़े बहुत टैक्स रिलीफ दिए गए थे इसका मतलब ये नहीं कि इस वक्त आप टैक्स रिलीफ नहीं दे सकते हैं। मैं ये मानता हूं कि आप टैक्स में एक स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी को इस तरह से इस्तेमाल करें कि जो नीडी सेक्टर्स को है, जो डिमांड क्रिएट कर सकते हैं, उनके पॉकेट में ज्यादा पैसा आ जाए, जिससे कि वो मार्केट में जाकर चीजें खरीदने की एक उनके पास एक तकाजा हो। तो मैं ये नहीं समझता कि ये सारे जो पैकेज है बहुत अच्छे पैकेज हैं, प्रशंसनीय पैकेज हैं, पर इस पैकेज से कोई शॉर्ट टर्म इमीडिएट डिमांड रिवाइवल की कोई आशा मुझे नहीं दिख रही है। इसमें सारी जो चीज होगी, अगर ये पैकेज को ठीक तरह से आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप 1 साल बाद या 6 महीने बाद, 9 महीने बाद थोड़ी बहुत इसकी एक परिस्थिति की एक इम्प्रूवमेंट आप देख सकते हैं। पर जब तक ना आप एक डिमांड रिवाइवल की ठोस कदम न लें, तब तक मैं नहीं समझता कि इस अर्थनीति की जो दिक्कतें हैं वो उसको आप पार कर सकेंगे। इसमें एक पैकेज, एक प्रपोजल ये भी आया कि बैड बैंक तैयार किया जाए। मैं समझता हूँ ये बैड बैंक का आइडिया बहुत ही बैड है क्योंकि अगर आप बैड बैंक बनाएंगे तो मैं ये नहीं समझता कि हमने क्या सीखा है, जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के एक्सपीरियंस से हमने क्या सीखा है, ये समझ नहीं आता है। ये बैड बैंक का आइडिया ऐसा आइडिया है जिससे कि सरकार को ये बैड बैंक का आइडिया, ये जो प्रपोज कर रहे हैं वो सभी कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर का एसेट रिकंस्ट्रक्शन बैंक तो आपका वही तो बैड बैंक हुआ आपका। पर ये बैड बैंक का आइडिया इसलिए आया है कि वो सरकार इसमें एक शेयर हो, इसका सरकारी बैड बैंक हो, सरकार की उसकी काफी एक शेयर हो। तो मैं ये समझता हूँ कि एक्सचेकर के ऊपर और भी दबाव क्रिएट करेगा। इससे ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड या एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों को, इन दोनों चीज को और भी जरा इसको इफेक्टिव बनाएं। स्पेशली एआरसी को, जो आपके 28 एआरसी कंपनियां जो हैं आपकी, वो इस वक्त उनकी रिकवरी रेट 20 से 22% की रिकवरी रेट है। आप इसमें जरा कुछ अपना जो एसेस कीजिए कि किस तरह से एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को आप और भी मजबूत कर सकें, और भी इफेक्टिव कर सकें। उससे बजाय मेरे ख्याल से बैड बैंक का आइडिया एक बहुत ही खराब आइडिया होगा।
ठीक है, जफर साहब कुछ टिप्पणी करना चाह रहे हैं। जफर साहब एक छोटी सी टिप्पणी, और वो यही कि सारे लोग यही कह रहे हैं कि ठीक है बाकी सारी राहत आपकी ठीक है, लेकिन फौरी राहत, फॉर एग्जांपल जो टैक्स कट की बात है या टैक्स रिलीफ की बात है आम टैक्स पेयर को, और आज तो HDFC के वाइस चेयरमैन के मिस्त्री साहब ने भी कहा कि स्वागत किया आज जो RBI ने किया, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा आना चाहिए जिससे फौरी राहत और तुरंत लिक्विडिटी का एहसास हो आदमी को, फॉर एग्जाम्पल टैक्स कट। नहीं, देखिए मैंने जैसा कहा कि आप सरकार के हिसाब से भी सोचिए, एक सिक्का के दो पहलू होते हैं। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल इकोनॉमिक एक्टिविटी कम है, GDP ग्रोथ दिख रहा है कि आपको नेगेटिव में, जैसा RBI ने कहा, तो बिल्कुल साफ है कि रेवेन्यू जो है सरकार की नहीं आ रही, रेवेन्यू लॉस भी फंड करना पड़ेगा, आपकी लायबिलिटी भी है, कॉस्ट भी है, कमिटेड कॉस्ट भी है सरकार के लिए, वो भी देखना पड़ेगा। दूसरी बात है, इसलिए सरकार के पास बहुत साधन नहीं होते हैं कि हर चीज को उन्होंने, लेकिन सरकार कैसे इसको पूरा कर सकती है। देखिए आपको सिर्फ राहत, हमने जैसा कहा भट्टाचार्य साहब कह रहे थे, हमने ऑलरेडी किया है, हमने जो है टारगेटेड जो है कैश ट्रांसफर किया है, हमने 52,000 करोड़ जो है DBT किया है, ओवर 52,000 करोड़ हमने मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ एलोकेट किया है, हमने किसान सम्मान स्कीम के PM किसान सम्मान स्कीम में 16,000 करोड़ से ज्यादा दिया है, और हमने जो राहत पैकेज 1,76,000 करोड़ का अनाउंस किया है, इसलिए कि वो, लेकिन ये डिमांड आपको अगर कैश ट्रांसफर करें, आप मान लीजिए ऐसे सिचुएशन में जब इस तरह की क्राइसिस हो, महामारी हो, तो कोई भी पैसा किसी के पास भी आप दीजिए तो वो पैसा तुरंत खर्च नहीं होगा, डिमांड क्रिएट नहीं होगा, इसको आप मान के चलिए कि ऐसा नहीं हो सकता। सरकार पैसा जरूर दे देगी, लेकिन हाँ, सर्वाइवल के लिए जहां पैसा चाहिए वहां सरकार टारगेटेड जो है वो पैसा ऑलरेडी दे रही है, ट्रांसफर करी, लेकिन डिमांड के लिए जो सरकार की कोशिश है कि वो इन्वेस्टमेंट के लिए रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। रिफॉर्म्स लाया हमने, और भी मेजर्स आएंगे, लेकिन एग्रीकल्चर रिफॉर्म 91 का रिफॉर्म्स है, लेकिन एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स बिल्कुल आज पहली बार इतना बड़ा एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स आया, लेबर रिफॉर्म्स आ रहा है। आपको देखिए जो हमने माइंस एंड कोल्स एंड माइंस में रिफॉर्म जो किया है, ये सब जॉब क्रिएट करेंगे। तो हमें डिमांड सिर्फ जॉब को रिटेन और जॉब क्रिएट करने से आएगा, ना कि ट्रांसफर करने या टैक्स काटने। टैक्स काटने की जहां तक बात है, देखिए टैक्स काटने की बात तो है, तो आप किसका टैक्स काटेंगे? 12% इफेक्टिव टैक्स रेट आपने बताया, जो मेजॉरिटी ऑफ जो टैक्स देने वाले लोग हैं वो 20 लाख के अंदर में है, और 20 लाख के अंदर देने वाले की जो संख्या है उसमें 1.5 करोड़ में से वो 12% इफेक्टिव टैक्स रेट देते हैं, तो फर्दर स्कोप नहीं है। क्या ऐसे में हम GST काट सकते हैं? रेवेन्यू है नहीं, आप ऑलरेडी टैक्स का जो बेनिफिट आपने कॉर्पोरेट टैक्स को नीचे कर दिया है, तो आपको देखिए सरकार के पास भी बहुत कम लिवर है डायरेक्ट कैश से स्टिमुलस देने के लिए। लेकिन जो सरकार जो क्रिएट कर सकती है मॉनेटरी स्टिमुलस, बिल्कुल ऐसा कर दे कि सप्लाई साइड में बहुत स्ट्रांग हो, और डिमांड साइड के लिए इन्वेस्टमेंट करने क्रिएट होने के लिए, नए जॉब क्रिएट करने के लिए आपने सरकार ने बहुत सारे रिफॉर्म मेजर्स लिए हैं। आप हिस्टोरिकल रिफॉर्म देते हैं, जो किसी ने सोचा था कि एसेंशियल सर्विसेज एक्ट में कोई चेंज हो सकता है, लेकिन इस सरकार ने करके दिखाया कि चेंज हो सकता है। एग्रीकल्चर में ऐसे रिफॉर्म आ सकते हैं, हाँ आ सकते हैं, ठीक करके हमने दिखाया। तो इनके जो है इम्पैक्ट जो है पॉजिटिव होंगे, नौकरियां भी खुलेंगी, और नौकरियां खुलेंगी तो डिमांड भी बढ़ा रहेगा। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जफर इस्लाम साहब, तो रिफॉर्म्स तो बहुत नीड ऑफ द टाइम ही है, लेकिन बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये उठेगा, नीरज जी मैं आपके पास आता हूं कि रिफॉर्म्स एक तरह की प्रक्रिया है और वो एक समय लेती है, उसका नतीजा आपको कितना मिलता है? 100% मिलता है, 50% मिलता है, इन बिटवीन मिलता है, और एक टाइम फ्रेम भी है जब तक वो एक्टिव होकर अपना असर दिखाते हैं। क्या इस मौजूदा परिस्थिति में हमारे पास उतना वक्त है? देखिए, जो रिफॉर्म्स होते हैं ना, वो शांति काल की चीज़ होते हैं, और इस समय हम युद्ध काल में है, और इस समय हमें उस तरीके के प्रयासों की शायद ज़रूरत नहीं है जिसकी बात बार बार जफ़र साहब कह रहे हैं। जफ़र भाई ये कह रहे हैं कि हमने सप्लाई के लिए बड़ा अच्छा माहौल बना दिया है, अब लोग आके निवेश करेंगे और जॉब क्रिएट होगा और डिमांड क्रिएट होगी। साहब, जब ज़माना बहुत बदला हुआ था, जब सब कुछ ठीक ठाक था, तब तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आप ला नहीं पा रहे थे। अभी वो क्यों लाएगा आदमी? जिसको बिजनेस विजिबिलिटी नहीं है, उसको पता नहीं कि अगले 6 महीने मेरा धंधा कैसे चलेगा, वो बिजनेस कैसे लाएगा? दूसरा, इतने बड़े पैमाने पर लोगों का ट्रांजैक्शन इधर से उधर हुआ है कि छोटा बिजनेस जो है वो खत्म हो गया है। अब वो बिजनेस वाला जब बख्शी साहब के बैंक में जाएगा लोन लेने के लिए, तो उसके प्रोफार्मा को, उसके रिपोर्ट को देख के लोन नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि वो ऑलरेडी डिफॉल्ट करके बैठा हुआ है। तो भले ही कोई गारंटी ले, काउंटर गारंटी ले, उसको लोन मिलना बड़ा मुश्किल होगा।
इसलिए मेरा ये सुझाव था, जो मैं कह रहा था कि आप कैश मत दीजिए, लेकिन आप कोई ऐसा तरीका बनाइए जिससे उनको इमीडिएट रिलीफ मिले सर, क्योंकि वो बिजनेस खड़ा करने के लिए उसको जरूरी है। वो बड़े बड़े आर्थिक रिफॉर्म जब होंगे तब उसके परिणाम हम 5 साल बाद देखेंगे, अभी तो हमें 3 महीने बाद चाहिए। आप ये सोचिए कि आरबीआई जैसा बहुत ही पॉजिटिव सोच वाला कंजर्वेटिव ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि हम नेगेटिव ग्रोथ में जा रहे हैं, इन्फ्लेशन हमारे टारगेट से नीचे चला जाएगा, इसलिए वो दनादन रेट काट रहे हैं। लेकिन वो रेट कट क्या ट्रांसमिट होगा भी तो क्या बैंकों के पास कोई लेने जाएगा, डिसबर्सल होगा? हिम्मत है किसी की कि एक मकान 1 BHK खरीद ले मुंबई में? 25 लाख का ही अगर आप दहीसर में दिलवाएंगे तब भी नहीं खरीदेगा वो, क्योंकि उसको पता ही नहीं उसकी नौकरी कल है कि नहीं है, तो 25 लाख का भी लोन नहीं लेगा। मेरा सवाल ये है, इसलिए उसको फौरी तौर पर एक ऐसी राहत चाहिए जिससे उसको टच एंड फील आए, जो आपने उज्ज्वला योजना में दी थी। मैं एक उपमान दे रहा हूं, सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि टच एंड फील का अगर आप उसको नहीं कराएंगे तो शायद कोई काम नहीं आएगा। और जो आप कोल की बात कर रहे हैं सर, माफ कीजिएगा, ये बहुत ही ओल्ड टेक्नोलॉजी है, थर्मल पावर अब दुनिया से ऑब्सलीट हो रहा है, आप उसमें रिफॉर्म करके क्या करेंगे? जी, तो ये कुछ सवाल कि आपको इस वक्त करना क्या होगा, किससे नतीजे निकलेंगे। बग्गा साहब, मैं आपसे एक राय लेना चाहूंगा, और ये राय सिर्फ मार्केट तक सीमित नहीं है, मार्केट बहुत अलग चीज़ों पे भी काम करता है, लेकिन अगर हम पूरी इकोनॉमी को देखें और पूरे सेंटिमेंट को देखें तो फिर उपाय क्या बचते हैं, क्या होना चाहिए और कितने वो प्रैक्टिकल होंगे? क्योंकि एक साइड हमें ये भी देखनी पड़ेगी कि क्या हम उन्हें करने में सक्षम हैं। जी, और देखिए विपिन जी, मैं ये कहूंगा कि ये टाइम है कि सरकार को पूरा सपोर्ट दिया जाए हर एक नागरिक के तरफ से, क्योंकि आप देखिए ये क्वार्टर में जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, इस क्वार्टर में एनुअलाइज्ड अगर आप देखिए हमारी इकोनॉमी 45% गिरेगी अप्रैल से जून के बीच में, मतलब लगभग 11% जीडीपी साल दर साल गिरेगा। उसको एनुअलाइज करिए, 45 तक आ जाएगा। अमेरिकन इकोनॉमी 45% से ज्यादा गिरेगी, यूके की इकोनॉमी 50% से ज्यादा, जापान जो ऑलरेडी रिसेशन में है 57% गिरेगा, और यूरोपियन इकोनॉमी फिर से 46 से 48% गिरने की उम्मीद है। तो ये विश्वव्यापी है ये जो संकट है। अब इससे जो उभरना है, क्या हम कर सकते हैं? एक मैं कहूंगा कि जो सक्षम नहीं है उनके लिए जो सरकार सेफ्टी नेट दे रही है वो बहुत जरूरी है, और वो कॉर्पोरेट्स के लिए भी चाहिए। जो 6 करोड़ आपके एमएसएमई है पूरे, उनमें से सिर्फ 2 करोड़ के पास 3 महीने से ज्यादा की कैश फ्लो थी। अब 2 करोड़ ऑलरेडी बैंकरप्ट है, 2 करोड़ बिल्कुल पहुंच रहे हैं उस स्तर पे। तो वहां पे एमएसएमई का जो राहत दी गई है वो बहुत जरूरी है कि पहुंचाया जाए कि लोग सरवाइव कर सके, ये जरूरी है। दूसरा है कि ये टाइम लगेगा, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। ये जो कोरोना आया है, अब सरकार से हमें क्यों शिकायत है कि आपने पूरा देश बंद कर दिया और फिर आप कहते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। तो फिर या तो आप देश खोलिए ताकि लोग खुद मेहनत करके कुछ कर पाए, या फिर आप रिसोर्सेज पहुंचाइए। तो वो गरीब तबकों तक पहुंचा रहे हैं, मैं कहूंगा एमएसएमई तक पहुंचना चाहिए। कॉर्पोरेट्स, मिडिल क्लास सर्वाइव कर जाएंगे, हमें खाने की प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये जरूरी है कि आप 2 साल पीछे पहुंच जाएंगे इकोनॉमी में, ऐसा नहीं है कि वी शेप रिकवरी आएगा। तो मैं यही कहूंगा, रोज मैं एक सेमिनार मिनिमम कर रहा हूं और लोगों से यही कर रहा हूं कि बचत करिए, पैसा बचा के रखिए। मार्केट वाइज विपिन जी बहुत री-रेटिंग होगा। फाइनेंशियल्स जो इस मार्केट को चलाते थे उनके लिए बुरे वक्त आ रहे हैं अगले 1.5-2 साल के लिए, उसके लिए तैयार रहना होगा, नहीं जा सकता। ठीक है, ठीक है। तो आपको थोड़ा रियलिटी को तो फेस करना ही पड़ेगा। इस सिचुएशन से बाहर निकलने में कितना वक्त लगेगा? जो बग्गा साहब कह रहे हैं कि 2 साल आप पीछे चले जाएंगे, मतलब यह है कि आपको उसी पोजीशन में आते आते जो प्री कोविड थी 2 साल का वक्त लग जाएगा। अब ऐसे में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका एक एक कदम सही हो, चाहे वो रिसीविंग एंड पर हो, चाहे करने वाले के एंड पे हो, मतलब सरकार के एंड पे हो, या जिसके लिए किया जा रहा है उसके एंड पर हो, उसको भी अपना मैनेजमेंट देखना होगा। अब ये सब कुछ होगा कैसे, कैसे चीजें ब्रिक टू ब्रिक सही चलेंगी? मुश्किल काम है, उसमें हमारी संस्थाएं लगी हुई हैं, लेकिन क्या और उपाय करने होंगे, कितना संभव हो पाएगा, या कुछ वास्तविकताओं को हमें मानना ही पड़ेगा और उनके साथ रहना पड़ेगा, इस सब पे गौर फरमाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।
तो आज आवाज अड्डा में बात हो रही है कि जिस तरीके से आरबीआई का कदम और उससे पहले आर्थिक राहत पैकेज, ये सब मिलके अर्थव्यवस्था को एक नई शक्ति देने की कोशिश है। लेकिन ये शक्ति कितनी ताकत पैदा करेगी अर्थव्यवस्था के अंदर, कितनी रफ्तार देगी, उसे कितनी राहत देगी, और इसका और क्या तरीका हो कि ये जितनी शक्ति मिली वो पूरी की पूरी इस्तेमाल हो, उसी पे आज चर्चा जारी है। मैं अब जाऊंगा अतुल जोशी साहब के पास। जोशी साहब, जब आपसे पिछला प्रश्न था तो आपने बहुत सारी चीजों पर सवाल उठाए थे, प्रक्रियाओं पर सवाल उठाए थे कि ये अभी तक इनका जवाब नहीं मिला है, इन पर क्लियरिटी नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि जितने भी उपाय अब तक हो गए हैं उनमें क्या चीजें हैं जिनका स्पष्टीकरण आपको तुरंत चाहिए ताकि इसका पूरा फायदा उठाया जा सके। अब कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा ये तो शायद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो कुछ आ गया है कम से कम वो पूरी तरह यूज हो, इस्तेमाल हो और वो पूरा काम में आए। चाहिए ताकि इसका पूरा फायदा उठाया जा सके। आप कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा ये तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो कुछ आ गया कम से कम वो पूरी तरह यूज हो, इस्तेमाल हो और जो पूरा काम में आए। जी अतुल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? थोड़ा सा लाइन में यहाँ करें, दिक्कत ही है। मैं बख्शी साहब के पास जाता हूं। बख्शी साहब, जो आपने भी कहा कि किस तरीके से पूरा बैंकिंग सिस्टम यहाँ पे काम करेगा, लेकिन हम यही चाहते हैं कि जो नीरज जी ने भी अभी एक सवाल उठाया कि सेंटिमेंट वाला मामला, क्योंकि यहाँ बड़ा काम करता है जो घरेलू चीजों के लिए जहां तक बात है कि अभी आप कोई नई परचेस करने से थोड़ा हिचकेंगे या करेंगे, उसी तरीके से क्या एमएसएमई भी, उनके लिए आप राहत जरूर दे रहे हैं और उनके लिए सर्वाइवल की बात भी है, लेकिन क्या वो अपने सर्वाइवल के लिए भी वहां तक जाएंगे जहां उनको लगे कि ये रिस्क का बैरियर है, इससे आगे मैं नहीं बढ़ूंगा? तो मुझे आपका प्रश्न ठीक से समझ में नहीं आया, सुनाई नहीं दिया, आवाज बहुत कम है। जी, थोड़े से इश्यूज हैं इस समय कोविड में, ये भी एक प्रॉब्लम है क्योंकि हम सब लोग स्काइप से किसी और डिजिटल माध्यम से जुड़े हैं, तो थोड़ा सा ऑडियो का इशू होता है। मैं दोबारा आपके साथ सवाल रखता हूं कि सर, एक जो पूरा मामला है वो सेंटिमेंट का है। नीरज जी भी अभी जैसी बात कर रहे थे कि क्या लोग घर से बाहर निकलकर खर्चा करेंगे, क्या वो नई चीजों को उपभोग करेंगे या वो पैसा बचाएंगे? मैं वही प्रश्न थोड़े बड़े संदर्भ में पूछ रहा हूं कि क्या एमएसएमई या और छोटे लघु उद्योग वो भी इस समय एक बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार रहेंगे? उनके लिए सर्वाइवल का सवाल जरूर है, लेकिन वो क्या फैसला लेंगे? क्या वो जहां परिस्थिति है उसको मान के, वास्तविकता को मान के अपने कदम रोक लेंगे, या फिर आगे चल के एक रिस्क उठाएंगे और खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे? होगा क्या? ये आपका बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, इसीलिए इकोनॉमी जो है किसी केमिस्ट्री या फिजिक्स या मैथमेटिक्स की साइंस की तरह नहीं है। यहाँ पर ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा काम करती है और यहाँ दो वर्ग हैं, एक है इंडिविजुअल कंज्यूमर और दूसरा है एमएसएमई या बिजनेस। बिजनेस भी अपने आप में कंज्यूमर है। जो सरकार ने घोषणाएं की हैं फिस्कल की दृष्टि से या सरकार की तरफ से, चाहे उसमें ज़्यादा लोन का ही एलिमेंट हो, लेकिन वो बिजनेस को राहत पहुंचाने के लिए, और सरकार का ये मानना है कि क्योंकि व्यवसाय जब खरीदारी करेंगे रॉ मटेरियल की, अपने एम्प्लॉइज को वेजेस देंगे और वो वेजेस इस्तेमाल करके इंडिविजुअल बाजार में जाके फिर खरीदारी करेगा, तो बाजार की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और इकोनॉमी का जो साइकिल है वो स्टार्ट होगा। ये हम सब जानते हैं कि जब एक बार कहीं वो रुक जाता है तो अल्टीमेट जो डिमांड का ड्राइवर है वो अल्टीमेट कंज्यूमर ही है, लेकिन बीच में जो व्यवसाय है वो रॉ मटेरियल जब खरीदते हैं और उसकी प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं, उससे काफी फर्क पड़ता है। तो मेरे को लगता है जो बिजनेसेस हैं वो तो बाय नेचर अपने व्यवसाय को वृद्धि करने के लिए और अपने व्यवसाय के डिमांड के हिसाब से पूर्ति करने के लिए और कई बार रिस्क लेके भी प्रोडक्शन और सर्विसेज के लिए अपने आप को तैयार करने में यकीन करते हैं। और वो साइकोलॉजी, इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप काफी स्ट्रांग है। तो मुझे व्यवसाय की तरफ से तो हिचक नहीं है, लेकिन क्या इंडिविजुअल कंज्यूमर की तरफ से अभी तक तो लोग निकल ही नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे, एक बड़ी अजीब सी बात यह है कि ये किसी इकोनॉमिक क्राइसिस ही नहीं है, ये मेडिकल क्राइसिस है जिसके कि इकोनॉमिक इफेक्ट जो है वो सेकेंडरी साइकिल में आ रहे हैं। तो पहले तो ये मेडिकल जो क्राइसिस है कब खत्म होगी, लोगों के दिल से डर कब निकलेगा। वो डर दो तरह का है, एक तो मैं बाहर निकलूं, मैं पिक्चर जाऊं, मैं रेस्टोरेंट में जाऊं, मैं बाजार में जाऊं, मैं कार का
परचेज पोस्टपोन कर सकता हूँ, मैं रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर का परचेज पोस्टपोन कर सकता हूँ, ग्रोसरी थोड़ी बहुत जरूरी है वो ले लूँ। तो पहले मैं निकलूं बाजार में या ना निकलूं, मुझे डर है। और दूसरा ये कि मुझे क्या अपना पैसा जो मेरे पास थोड़ा बहुत है वो कंजर्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सरकार ने जो लोन्स की जो किया है वो सही जगह पर इनपुट किया है कि एसएमई और व्यवसाय अगर प्रारंभ होंगे, वो रॉ मटेरियल खरीदेंगे, वो वेजेस देंगे, वो अपने आगे वेंडर्स का पेमेंट करेंगे। बहुत जरूरी है जो कहा है उन्होंने वो कितना होता है कि सरकार को जो ड्यूज देने हैं व्यवसाय के, उसको जितना जल्दी दें तो उससे बिजनेस में कॉन्फिडेंस भी बनेगा, उनकी लिक्विडिटी भी अच्छी होगी। क्योंकि एक जो बहुत बड़ा खतरा है वो ये है कि एमएसएमई पहले ही कर्ज में है और 20% कर्ज लेंगे, और उसके बाद अगर बिजनेस मॉडल भी ब्रेक हो गया या बिजनेस का साइकिल ब्रेक हो गया या मार्केट में उठान नहीं हुआ तो उनकी वो इंडेटेडनेस उनके लिए काफी भारी पड़ सकती है। बिल्कुल, तो ये एक बहुत ही टाइट रोप पे चलने जैसी बात है। आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया बख्शी साहब इसका। मैं एक बार जोशी जी के पास फिर से लौटूंगा। हमने उनकी लाइन को कनेक्ट करने की कोशिश की है। जोशी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, आवाज आ रही है। ठीक है, तो सवाल आपसे ये था और बख्शी साहब के सवाल पूछने के बाद वो और प्रासंगिक हो जाता है उनके जवाब के बाद कि जो आपने कुछ आशंकाएं जताई थी कि कदम बहुत कुछ हुए हैं लेकिन उसमें छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर क्लैरिटी नहीं है, और वो क्लैरिटी जब तक होगी नहीं तब तक वो उसका फायदा मिलना बहुत मुश्किल होगा एमएसएमईज के लिए या छोटे कारोबारों के लिए। तो आप हमें ये बताएं कि वो क्या 2-4 चीजें हैं जो आपको लगता है कि इन बड़े कदमों के बाद सबसे पहले तुरंत होनी चाहिए, ताकि कदम तो उठ गए, राहत तो दे दी गई, लेकिन उसका पूरा फायदा उठाया जा सके। जी, सबसे पहली बात तो यह है कि एमएसएमई के पास आज की तारीख में पैसा ही नहीं है कि वो मटेरियल खरीद सके। उन्होंने मानवता के धोरण के ऊपर जो वेजेस है वो पे किए हैं, चाहे 50% पे किए हो, चाहे 20% पे किए हो, लेकिन उन्होंने वेजेस पे कर दिए हैं। दूसरी बात, काफी सारे लोगों के एलसी डिवॉल्व हो गए, तो वर्किंग कैपिटल की जो नेट बोरोइंग लिमिट है वो बिल्कुल बची नहीं है। रिजर्व बैंक ने कहा कि आप उसके जो मार्जिन है, फॉर एग्जांपल अगर स्टॉक आपका 100 रुपया है तो उसमें 15% का रिजर्व रख के 85 रुपीज की आपको लिमिट मिल जाती है। तो रिजर्व बैंक ने कहा कि आप उसको 5% कर सकते हैं, लेकिन ये जब डिस्क्रेशन बैंक के पास चला जाता है तो बैंक का जो मैनेजर है या जो भी सर्कल हेड है वो बोलता है कि मैं क्यों वो रिस्क लूं। कल उठ के मैंने मार्जिन कम किया, लिमिट बढ़ाई, और वो अगर एमएसएमई कल डिफॉल्ट में आ गया तो मेरे ऊपर मेरे रिटायर होने के बाद भी इंक्वायरी बैठ सकती है कि आपने ये पैसा क्यों दिया। तो ये सबसे बड़ी बात है कि वर्किंग कैपिटल की क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज, काफी सारे लोगों ने चेक्स लेके रखे हैं। ट्रेडर्स आप अगर देखें तो पूरी ट्रेडिंग कम्युनिटी ने जब वो माल सप्लाई करते हैं तो चेक्स लेके रखते हैं कि भाई आप 3 दिन के बाद चेक करिए, 5 दिन के बाद चेक करिए, 90 डेज का चेक लेके रखते हैं। उस काफी सारे चेक्स की वैलिडिटी खत्म हो चुकी है 90 डेज की, तो ऑटोमेटिकली चेक की वैलिडिटी बढ़ानी चाहिए कि ताकि वो जो सिक्योरिटी है, जो एक ट्रेडिंग सर्किट होती है हमारे ट्रेडर्स की, वो 90 डेज का चेक लेके चलते हैं। तो अगर ऑटोमेटिकली चेक की वैलिडिटी बढ़ाती नहीं जाती है तो वो सारे प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं। तीसरी चीज जो है, इन्होंने इंटरेस्ट के ऊपर मॉरेटोरियम दे दिया है, प्रिंसिपल के ऊपर मॉरेटोरियम दिया 6 महीनों के लिए, लेकिन क्या 6 महीने के बाद डिमांड इतना बढ़ेगा? जो सवाल पूछे जा रहे कि क्या डिमांड बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। गवर्नमेंट ने जो काफी सारे मेजर्स लिए हैं, बहुत ही अच्छे मेजर्स है, हिस्टोरिक मेजर्स है, उसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन वो मेजर्स है जबकि वो बचे तब जान है तो जहान है, जानी नहीं है तो वो सारे रिफॉर्म्स का क्या फायदा है? वो तो आएंगे 15 महीने, 20 महीने, 25 महीने के बाद उसकी जो इफेक्ट आएगी, आज की तारीख में कुछ नहीं। अच्छा, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगा दिया आज आरबीआई ने कि इंटरेस्ट जो है वो फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन बन जाएगा। तो जो मैंने 6 महीने में इंटरेस्ट नहीं पे किया वो मुझे बाकी के 6 महीनों में पे करना है, और इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट भी लगाया जाएगा। तो ये सारी चीजें। तो चलिए, क्योंकि मेरे पास अब समय कम रहेगा, मैं फटाफट जफर साहब के पास जाता हूं। जफर साहब, जो बात जोशी साहब कह रहे हैं, कुछ छोटी छोटी प्रैक्टिकल बातें कि जो काम कर रहा है एमएसएमई है, कारोबारी है, उसके लिए वो दिक्कतें हैं छोटी छोटी, ताकि आपने जो उपाय किए वो उसका फायदा उसे मिले। क्या इस पर कुछ काम होगा या इस पर ध्यान दिया जाएगा? नहीं, देखिए, जो भी राहत की तरह से अनाउंस किया जा रहा है सरकार द्वारा, इसीलिए किया जा रहा है कि उनको राहत पहुंचे। कि जितने पॉलिसी मेजर्स लिए जा रहे हैं, जो भी अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं,
एमएसएमई के लिए, जैसा अतुल जी ने जैसे पहले कहा था कि ये जो गारंटी है उसका कोई फायदा नहीं है। आप सामने वरिष्ठ बैंकर बैठे हैं जो उन्होंने आपको बताया कि इस गारंटी का, और मुझे अच्छे से इसकी वाकफियत है, मालूमात है कि सारे बैंक्स ने कहा था कि भाई हम AA से नीचे या ए रेटिंग जो कंपनी की रेटिंग होती है उससे नीचे हम जाके लोन नहीं देंगे। तो एमएसएमई की जाहिर है रेटिंग अच्छी नहीं होती, नीचे रेटिंग होती है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड भी नहीं होती, उससे BBB से भी नीचे होती है। तो उसके लिए जो उनको राहत चाहिए थी, जो कंफर्ट चाहिए था, वो गारंटी चाहिए थी। तो ये जाहिर है कि ये गारंटी दी गई है और ये पूरा जो सबऑर्डिनेटेड डेट और जो इक्विटी स्ट्रक्चर है, ये सब उनके डिमांड से और उनके फीडबैक के हिसाब से ही बैंकर और एमएसएमई के फीडबैक को ही दिमाग में रखते हुए इसको इस समाधान को ढूंढा गया था। तो मुझे नहीं लगता है कि इसका फायदा जो आप अतुल जी कह रहे थे पहले, बाद में उसको तो सर मैं यही कि इम्प्लीमेंटेशन पे पूरा ध्यान होगा। हाँ बिल्कुल, इम्प्लीमेंटेशन में उस पर आ रहा हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो गाइडलाइंस है, चाहे आरबीआई और मिनिस्ट्री फाइनेंस है, दोनों से जो पूरी गाइडलाइन जो है वो आ जाए। साथ साथ पर्सनली जो है मिनिस्टर जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके ऑफिस हर चीज का, चाहे एमएस फाइनेंस हो, चाहे जो निर्मला जी हैं, वो खुद मॉनिटर कर रही हैं हर चीज को, जो पॉलिसी अनाउंसमेंट किया है, जो मेजर्स दिए हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी हमने डिसीजन लिए, सरकार ने लिए, और फीडबैक के मैकेनिज्म पे लिए, हर सेक्टर का आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री ने प्रेजेंटेशन लिया था, सेक्टर के सारे लोग, इंडस्ट्री के लोगों को बुलाया गया था, उनके एक्सपर्ट्स को बुलाया गया था, प्लस रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया गया था, और उनके जो फीडबैक है उसके बेसिस पे ही ये सब डिसीजन लिया गया है। तो आप मार्केट में 1-2 लोग इसके कॉन्ट्ररी व्यू रख सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल बिजनेस करने वाला है, एमएसएमई का हो या कोई भी, उनका ही ध्यान, उनके फीडबैक। ठीक है सर, बढ़िया है। ठीक है, अब क्योंकि समय समाप्त हो रहा है तो 1-2 टिप्पणी और ले लेता हूं। एक भी आप मुझे ये बताएं कि ठीक है, जो उपाय हो सकते थे ये किए गए हैं, अब उसमें कुछ कमी कुछ पेशी रह सकती है, लेकिन जितना हुआ है इसका ऑन ग्राउंड इंपैक्ट या असर आप कब तक आता हुआ देखते हैं? कब तक हमें चीजें बदलती हुई दिखाई देंगी? देखिए, अगर जो रिफॉर्म्स, जो पैकेज ऑफ रिफॉर्म्स, पर्टिकुलरली जो कृषि क्षेत्र में, जिससे कि आप एपीएमसी के बात कीजिए, या एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के बात कीजिए, या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कीजिए, और जो भी जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर पॉलिसी की बात कीजिए, ये सारे जो रिफॉर्म्स, अगर ये रिफॉर्म्स को अगर एक टाइम लाइन के इम्प्लीमेंट की जा सके, तो मैं समझता हूं कि आप 1-1.5 साल के अंदर इसके फल, इसके फायदे जरूर नजर आएंगे। पर्टिकुलरली आपके एग्रीकल्चरल सेक्टर में इसके फायदे जरूर नजर आएंगे। पर सवाल ये है कि ये जो फायदे जो हैं, ये तत्कालीन नहीं है, ये दूरकालीन है। ये इस वक्त ये फायदे नहीं आएंगे। शायद हमारा संपर्क टूटा उनसे। नीरज जी, क्विकली कमेंट की, उन्होंने कहा कि 1 से 1.5 साल लगेगा, हमारे पास वक्त कितना है? देखिए, ये सब इस बात पे तय होगा कि कोरोना संकट कब खत्म होता है। अगर उसकी कोई वैक्सीन आ जाती है, उसकी कोई दवा आ जाती है और 2-3 महीने में कंट्रोल हो जाता है, तो यही रिफॉर्म्स आपको थोड़ा जल्दी असर देने लगेंगे। लेकिन अगर ये नहीं रुकता है तो मुश्किल बढ़ेगी और समय और बढ़ता जाएगा। एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। बजाज फाइनेंस ने भी 2 दिन पहले रिजल्ट दिए और केवल 10 दिन का इम्पैक्ट उनके ऊपर आया है, लेकिन वो बता रहे हैं कि उनकी चेक बाउंस हो रही हैं। मोरेटोरियम 27% उनको अपने बुक का करना पड़ा है। अभी ये सिर्फ 10 दिन का इम्पैक्ट था जो मार्च के आखिरी दिनों का था। आने वाले समय में कितना पड़ेगा, और उनका जो टिकट साइज होता है बहुत छोटा होता है। तो ये जो रिफॉर्म्स हुए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सब बहुत लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस वाले हैं। ह्यूमन ट्रांजैक्शन इतना ज़्यादा हुआ है कि आगे आने वाले समय में बैंकों के सामने, फाइनेंशियल के सामने बहुत बड़ी दिक्कत होगी। तो मैं तो कह रहा हूँ कि एक और पैकेज के लिए मैं उम्मीद करूँगा। चलिए, तो यहाँ है कि बहुत कुछ हुआ लेकिन थोड़ा और उम्मीद अभी बाकी है। यहाँ पर रिफॉर्म्स आए हैं, फौरी राहत आई है, एमएसएमई के लिए है और निचले तबके के लिए है, लेकिन उनका असर होते होते कितना समय लगेगा ये है, और क्या कोरोना हमें उतना वक्त देगा, क्योंकि यहाँ 2 फ्रंट पर लड़ाई है। कोरोना से तो हम लड़ ही रहे हैं और हमें पता नहीं कि हमें कब तक लड़ना होगा, और दूसरा ये कि अर्थव्यवस्था को इस कोरोना ने जो नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई होने में एक निश्चित वक्त लगता है। अब
ये दो वक्तों के बीच की लड़ाई है, इसमें कौन सा वक्त जीतता है ये शायद थोड़ा वक्त ही बता पाएगा, हम आज बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन ठीक है, जो कुछ अभी तक हुआ उसमें हौसला रखते हुए और आगे बढ़ना, और उम्मीद कायम है सरकार की तरफ हम बार बार देखेंगे कि शायद हर जगह जहां जहां चीजें नीचे जाएंगी उनका हाथ लगेगा। फिलहाल आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।